हेलो बच्चों, आज हम सीबीएसई द्वारा जारी सैंपल पेपर 2025 के माध्यम से अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक का रिवीजन करवाएंगे आपको। तीसरा प्रश्न होता है और चौथा प्रश्न होता है जो अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर होता है। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क संपादकीय लेखन से क्या तात्पर्य है? इसकी शब्द सीमा लगभग 20 शब्द है, यानी 20 के आसपास हो तो अच्छा है। 1 नंबर का है और 1 नंबर का मतलब आपको 2 मिनट मिलेंगे। 2 मिनट में आपको इसको पूरा करना है। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, तो हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे और ताकि आपको नॉलेज ज्यादा हो, फिर आप अपने हिसाब से उसमें 1, 2, 3 जितने वाक्य लिखना चाहें उतने लिख लीजिएगा। अपने समय को देखते हुए कि 2 मिनट से ज्यादा ना लगे तो अच्छा है, आप इसका उत्तर लिखिएगा। तो संपादकीय लेखन से क्या तात्पर्य है? संपादकीय लेख दरअसल एक लेख या लिखित दस्तावेज है जो अक्सर बिना हस्ताक्षर के किसी समाचार पत्र, वेबसाइट या पत्रिका के वरिष्ठ संपादकीय लोगों या प्रकाशक द्वारा संपादकीय पृष्ठ पर लिखा जाता है और यह किसी विशेष विषय या मुद्दे के बारे में लेखक की अपनी राय प्रकट करता है। लेखक की अपनी राय होती है। जैसे पंजाब केसरी का संपादक था, उसकी राय आतंकवादियों को, सिख आतंकवादियों को पसंद नहीं आई, उन्होंने उसे मार दिया। तो इसका मतलब राय का बड़ा महत्व है, लोगों पे असर करती है। समसामयिक कंटेम्परेरी टॉपिक्स लेता है जो आजकल के जैसे 2, 4, 5 दिन पुराने हो, उस पर अपने विचार प्रकट करता है, अपना दृष्टिकोण प्रकट करता है इन मुद्दों पर। दरअसल ये समाचार पत्र की अपनी आवाज होती है। इसका उद्देश्य, संपादकीय लेख का उद्देश्य पाठकों को जागरूक करना, जनमत तैयार करना और किसी सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक समस्या का गहराई से विश्लेषण करना होता है। अगला प्रश्न लेते हैं। रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते हुए किन बुनियादी बातों का ध्यान रखना चाहिए? किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। हम सारी बातों पर चर्चा करेंगे, आप कोई 2 वर्णन छांट सकते हो, क्योंकि प्रश्न किसी भी रेंज में आ सकता है। ये नहीं है कि ये सिर्फ 2 बातें हुई, इसी में से इसी बात पर कितने भी प्रश्न आ सकते हैं। तो हम सभी बातों पर चर्चा करेंगे। 2 अंक हैं और 3 मिनट आपके पास, 5 मिनट आपके पास होंगे इसके लिए, 4.5 5 मिनट। तो किन बुनियादी बातों का ध्यान रखना चाहिए रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते हुए? भाषा सरल होनी चाहिए और वाक्य छोटे होने चाहिए। सरल नहीं होगी तो हो सकता है बोलने वाला उलझ जाए और सुनने वालों का भी ध्यान भटक जाए, बोलने वाले का भी ध्यान भटक जाए। छोटी संख्याओं का लेखन अंकों में, जैसे 1 से 10 तो अंकों में पड़े रहे, 8, 9 आदि, लेकिन बड़ी संख्याओं का लेखन शब्दों में होना चाहिए। जैसे मान लिया 28,25,370 या 25 लाख है, क्या वो गिनेगा? 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 हो गई तो लाख है 50। इतना समय कहां है? इतनी देर रुक गया तो गया, क्योंकि उसे तो लगातार बोलना होता है। जो दर्शक, जो सुनने वाले हैं, वो तो बंद कर देंगे, उठकर भाग जाएंगे। तो इसलिए बड़ी जो संख्याएं हैं शब्दों में उन्हें लिखना चाहिए और जहां तक हो सके दहाई या सैकड़े तक लिमिट कर देना चाहिए। जैसे 98 है तो उसको कह दो कि 100 के आसपास, लेकिन हर जगह ये बात नहीं चलेगी। मान लिया रोहित शर्मा ने 76 रन बनाए हैं तो हम कह दें कि लगभग 80 रन बनाए, लगभग 75 या लगभग 100 रन बनाए, तो ठीक नहीं होगा। हमें बताना होगा कि रोहित शर्मा ने 76 रन बनाए हैं। हाँ, किसी अन्य मामलों में जहां बड़ी संख्याएं होती हैं तो उसके आसपास हम उसे नियमित कर सकते हैं। कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, प्रचलित शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए जो सभी लोग समझ सके। अब रेडियो के सामने लोग डिक्शनरी लेकर तो बैठेंगे नहीं, अखबार के सामने तो डिक्शनरी लेकर भी बैठ जाए, दोबारा पढ़ ले, 3 बार पढ़ ले, लेकिन रेडियो तो एक बार गई सो गई बात। तो इसलिए सरल शब्दों का, प्रचलित शब्दों का इस्तेमाल करें और पढ़ने वाले के सामने साफ सुथरी टाइप की हुई प्रति होनी चाहिए।
अगर उसे ही समझ में नहीं आएगी लिखाई, राइटिंग, या एक दूसरे में उलझे हुए शब्द, तो फिर वो तो अटक जाएगा और भटक जाएगा, और सुनने वाले भी अटक जाएंगे, उन्हें मजा नहीं आएगा। और किसी पंक्ति में कोई शब्द अधूरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आधा शब्द के लिए जब वो आगे जाएगा पूरा देखने के लिए, तो फिर उसका ध्यान बटेगा। ऐसे ही पृष्ठ के अंत में कोई पंक्ति अधूरी ना हो। अधूरी पंक्ति के लिए जब वो आगे अगला पन्ना पलटेगा, तो फिर वहां पर जाएगा, तो इतनी देर में तो रसाभास हो जाएगा। और महत्वपूर्ण और ताजा समाचारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अखबार में तो 24 घंटे की खबरें होती हैं। जो रात के 12 बजे तक जो समाचार आ गया, और फिर जो छप गया सो छप गया। किसी अति महत्वपूर्ण बात अगर कोई आ गई, तो उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, वरना 99.9 खबरें 12 बजे तक उसमें छप चुकी होती हैं, सब फाइनल हो चुकी होती हैं। लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं है। रेडियो में तो अचानक अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज आ गई, अभी ये हो गया वो गया, तो वो बीच में उनको ले सकता है। लेकिन फिर भी इसमें डेडलाइन का ध्यान रखना चाहिए। डेडलाइन से मतलब ये है कि भी कितने समय में कितने समाचार पूरे हो जाएंगे। 10 मिनट तक वाचक को बोलना है, समाचार बोलने वाले को बोलना है, तो ये नहीं कि इस ढंग से हो गया कि इतनी खबरें हो गई कि अच्छी खबरें छूट गई और 10 मिनट पूरे हो गए। और जो एब्रीविएशंस हैं, संक्षिप्ताक्षर, इनका भी सतर्कता पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। जैसे ICICI, सार्क, WTO, WHO, इसरो, यूनिसेफ, जो खूब प्रचलित हैं उनको तो सीधा बोल सकते हैं, जो प्रचलित नहीं है उनको विस्तार से बताना चाहिए, उनको एब्रीविएशन में नहीं बताना चाहिए, पूरी तरह खोलकर बताना चाहिए। और ट्रिपल स्पेस में समाचार की कॉपी को टाइप करना चाहिए, और कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए, और एक लाइन में 12 से 13 शब्द होने चाहिए, ताकि एक आइडिया रहे कि इतनी खबर इतनी देर में पूरी हो जाएगी। और लंबे और उलझे वाक्यों से बचना चाहिए, और भाषा में एक फ्लो होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाषा ऐसी हो जो बीच में अटका दे। एक फ्लो होना चाहिए कि बोलने वाला, ताकि उसकी जो भाषा है, उसका जो बोलने का तरीका है, उसमें कोई व्यवधान उपस्थित ना हो। और जैसे परसेंट और डॉलर जैसे हैं, वो संकेत में ना लिखकर उसके सामने शब्दों में लिखने चाहिए। तो इस प्रकार इतनी बातें मैंने बता दी। आप उनमें से कुछ बातें ले सकते हो अपनी समय सीमा का ध्यान रखते हुए, लेकिन मैंने इतनी बातें बता दी ताकि किसी भी रेंज में कोई क्वेश्चन आ जाए, आप उसका उत्तर दे सके। क्योंकि मेरा मेन लक्ष्य है पूरे अभिव्यक्ति और माध्यम का रिवाइज करना। क्योंकि ये थोड़ी है कि केवल यही प्रश्न आ जाएगा। ग को देखिए, मीडिया जगत में फ्रीलांसर की भूमिका का उल्लेख कीजिए। फ्रीलांसर, दरअसल फ्रीलांसर पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता। दरअसल पत्रकार जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक पूर्णकालिक पत्रकार, जो नियमित रेगुलर वेतन भोगी होते हैं, जिनको फिक्स सैलरी मिलती है, वो उसके पक्के एम्प्लॉय होते हैं। और दूसरे होते हैं अंशकालिक, स्ट्रिंगर जिनको बोलते हैं। मतलब उनमें जैसे फिक्स इतनी समय के लिए बांध लिया, इतने टाइम के लिए बांध लिया, या इतनी खबरों के लिए बांध लिया, वो फिक्स नहीं होते, लेकिन फिर भी वो उस अखबार से काफी कुछ बंधे होते हैं। लेकिन जो फ्रीलांसर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, और फ्रीलांसर के लिए कोई बंधन नहीं होता। वो किसी भी पत्र पत्रिका, बिना कॉन्ट्रैक्ट, बिना अनुबंध, किसी भी संस्था में वो काम कर सकते हैं, किसी अखबार में, किसी पत्र पत्रिका में, और अलग अलग विषयों पर काम करने का उनको मौका मिलता है। उसके लिए टॉपिक्स की कोई लिमिट नहीं होती। और एक बड़ा फायदा यह है कि आपातकाल का समाचार, जैसे जहां पर वो है उस समय, ये फ्रीलांसर जहां पे है और वहीं कोई घटना घट गई, तो वो तुरंत वहां का आंखों देखा विवरण भिजवा देगा। तो ये एक अलग लाभ है। तो इस प्रकार फ्रीलांसर जो है वो फ्री होके काम करते हैं। अगला प्रश्न है 6 अंकों का। 6 अंक, 3 प्रश्न हैं जिसमें से आपको कोई 2 करने हैं, और वो 2 प्रश्न 3-3 अंकों के हैं। तो इस प्रकार 6 अंक हो जाएंगे। और 3 अंक का मतलब 7 मिनट आपके पास हर प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए है। 60 शब्दों में कोशिश की लिए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। मुख्य तो आपको अपने समय का ध्यान रखना है। तो 4th क्वेश्चन का क भाग देखिए, समाचार लेखन की शैली का विस्तृत परिचय दीजिए। डिटेल्ड परिचय कि समाचार लेखन की शैली कैसी होनी चाहिए। दरअसल जो लोकप्रिय शैली है समाचार लेखन की, वो है उल्टी पिरामिड शैली।
ये सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। मेन यही फेमस हो चुके हैं पत्रिकाओं में, पत्र में और रेडियो पर और टेलीविजन पर ब्रेकिंग न्यूज आ जाती। और समाचार में क्या है कि दरअसल जो उल्टा पिरामिड शैली है, इसमें इंट्रो, बॉडी और समापन के अनुसार क्लाइमैक्स यानी चरम शुरू में आता है। पहले हेडिंग होगा, फिर इंट्रो यानी चरम। इंट्रो में क्या, कौन, कब, कहां आदि, इनके क्या हुआ, कहां हुआ, क्या घटना होगी। जैसे पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक कर ली गई, आतंकवादियों ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया और बंदूकों के बल पर उसको सुनसान जंगल में ले गई। और इस तरह की दो चार जो मेन बातें, क्या हुआ, कौन थे वो, कब हुआ, कहां हुआ, इस जगह पर हुआ, कहां ले गए, वहां ले गए, इस प्रकार का वर्णन जो है वो इंट्रो में किया जाता है। यानी कोई बाद की बातें पढ़ना चाहे या ना पढ़ना चाहे, लेकिन मुख्य बातें उसके सामने इंट्रो में ही क्लियर हो जाएं। देहरादून एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई, 20 मरे और 200 घायल। रूस के फला शहर में एक बिल्डिंग गिर पड़ी, वह बिल्डिंग इतनी पुरानी थी, कहां गिर गई, कब गिर गई, ये सब कुछ मुख्य मुख्य बातें इंट्रो में आ जाती है। फिर बॉडी में उसकी और डिटेल, कैसे गिरी, क्या बात हो गई थी, उसकी डिटेल, क्यों गिरी, क्यों पर आ जाएंगे। किसी भी घटना में क्यों घटना है, उसका ये कारण था, उसकी डिटेल में चले जाएंगे। और नीचे तो उसके और नीचे समापन है, लेकिन मुख्यतः बॉडी की डिटेल ही चलती रहती है और समय के अनुसार या स्थान के अनुसार कितनी जगह अखबार में बची है उसकी डिटेल को छापा जाता है। मतलब कहने का यह है कि इसमें जो क्लाइमैक्स है, चरम है, वो शुरू में, और कम महत्व उसके बाद, और उससे भी कम महत्व की बात लास्ट में, ताकि अगर कोई छोड़ना चाहे तो कम महत्वपूर्ण बातें छूट जाए, कम से कम मेन बात तो पड़ जाए। और समाचार लेखन की शैली में 6 ककारों का ध्यान रखना जरूरी है, 4 ककार शुरू में, 2 बाद में। भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए। वाक्य सहज और सरल होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उलझे होंगे, बड़े होंगे, आपने ऐसे लिख के दे दिए उसको, तो पढ़ने वाला तो लंबा तोड़ तोड़ कर पढ़ेगा, तो उसमें वो बात नहीं आ पाएगी। बोलने वाले के में जो उत्साह, जिस जोश से बोल रहा है, वो जोश, वो उत्साह बीच में खंडित हो जाएगा। ख भाग देखें, अच्छे फीचर लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न 3 अंकों का, 3 दूनी 6 और 1 7, 7.5, 7.5 मिनट आपको इसके लिए लिखने के लिए मिलेंगे। फीचर लेखन आपने पहले ही पढ़ रखा होगा। मैं और क्लियर कर देता हूं, इसकी डिटेल आपको बता देता हूं, ताकि आपको जितना याद रहे उसके अनुसार लिख देना। वैसे तो पहले से याद होगा। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता अन्य लेखों की तरह से। यह एक सुव्यवस्थित होती है, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। व्यक्ति का अपना जो निष्ठा है वो इसमें परिलक्षित होती है। आमतौर पर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक और सत्य विवरण होता है। कथा की तरह, कहानी की तरह होती तो घटना है, सत्य विवरण होता है, लेकिन उसको एक कहानी के तरीके से थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाकर वो पेश करता है फीचर में। इसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ साथ दरअसल उनका मेन जो मुख्य मोटो होता है वो मनोरंजन करना होता है। और नीरस तरीके से जैसे और खबरें होती है ऐसे नहीं, वो थोड़ा सा नमक मिर्च लगा के और मनोरंजन तरीके से नाटकीय अंदाज में उसको प्रस्तुत करता है, जिससे पढ़ने वालों का मनोरंजन हो। तो इसलिए इसकी भाषा सरल होनी चाहिए, रूपात्मक होनी चाहिए और आकर्षक होनी चाहिए, जो एकदम फीचर पढ़ता रह जाए। और फीचर में भावनाओं, विचारों और अपनी राय को रखने का अवसर होता है। वो अपनी राय भी रखते हैं, होती तो घटना है, होती तो सच्चाई है, लेकिन वो अपनी राय रखने का भी उसको मौका होता है, केवल निरी सूचना नहीं होती। और जैसे उल्टी पिरामिड प्रणाली होती है अन्य समाचारों में, फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड की बजाय शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने उसको आकर्षक बनाकर, मनोरंजक बनाकर उस घटना का वर्णन करना होता है। और इसमें शब्दों की भी कोई सीमा नहीं होती। और एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो भी डाल दें, रेखांकन हो, ग्राफिक्स हो, ये होना ही चाहिए। और विषय कुछ भी हो सकता है,
हल्का फुल्का विषय भी हो सकता है और गंभीर विषय भी हो सकता है। तो फीचर का प्रश्न किसी भी रेंज में आए, आप उसका उत्तर दे सकते हो। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न भी 3 अंकों का है। करने 2 हैं, हम तीनों को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें तो ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करने हैं, पता नहीं वहां पर क्या पूछ लें। 3 नंबर का प्रश्न, मिनट मिलेंगे 7.5। प्रश्न है, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? दरअसल बीट रिपोर्टिंग में संवाददाताओं को उस इलाके की जानकारी आवश्यक होती है, लेकिन बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपने बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं। लेकिन जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग है, स्पेशल रिपोर्टिंग, स्पेसिफिक रिपोर्टिंग, उसमें तो पूरी डिटेल, पूरी बारीकी से संवाददाताओं को पता होनी चाहिए। सामान्य खबर नहीं, सामान्य खबर से भी आगे बढ़कर उस क्षेत्र, उस इलाके से जुड़ी घटनाएं, मुद्दे, समस्याएं, इनका बारीकी से विश्लेषण करना होता है उसको। क्यों? उसका कारण बताना, और फिर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा लोगों पर, समाज पर, देश पर, वर्ल्ड पर, उसकी डिटेल उसे बारीकी से बतानी होती है। तो वो होती है विशेषीकृत रिपोर्टिंग। वह पाठकों को उसके अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करता है, जबकि जो बीट रिपोर्टर है वो सीधा सीधा सामान्य खबरें बता देता है। इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। मैंने तो केवल स्पष्ट किया है, मेरा काम स्पष्ट करना है। आप में योग्यता होनी चाहिए कि आप अपने शब्दों में इन बातों को लिख सको, समय का ध्यान रखते हुए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए। यहां आपकी रचना की परख होगी। आप किसी घटना को, आपकी भाषा, आपकी शब्द ज्ञान, आपकी वाक्य रचना, आपकी कल्पनाशीलता, सब यहां पर प्रकट हो जाएगा। आप कहानी लिख सकते हो, नाटक लिख सकते हो, आप गद्यांश, पद्यांश, आप निबंध लिख सकते हो। इस प्रकार से ये इंटरेस्टिंग पैराग्राफ होता है दरअसल, और इसमें परख हो जाती है कि आपकी भावनाएं कहां तक जा सकती हैं, आपकी भाषा कितनी उच्च कोटि की है। तो जैसे अब आप ये सोचिए कि इसकी शब्द सीमा 100 शब्द है, 5 अंकों का है, 12.5 मिनट आपको मिलेंगे, समय है आपके पास। तो जैसे ये देखिए, जैसे ही मैंने नदी के जल को छुआ, मैं थोड़ा मजाक में ले लेता हूं एक दो उनको, आप अपनी भावनाओं के अनुसार, कल्पनाओं के अनुसार इसको लिखना। मैं आपको नहीं बताऊंगा, अपनी बात में आप पर नहीं थोपूंगा, आप अपनी कल्पना से लिखेंगे। मैं तो एक मजाक में आपको बताऊं, जैसे ही मैंने नदी के शीतल जल को छुआ, कपकपी चढ़ गई। जैसे ही छुआ, एक नाग उसमें से लहराता हुआ निकला, एक मगरमच्छ प्रकट हो गया। इतना ठंडा जल था कि चीख मारकर मैं बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। ये तो खैर मजाक की बात थी। जैसे ही मैंने नदी के शीतल जल को छुआ, आनंद आ गया। ठंडा ठंडा जल मेरी गर्म काया को एक अजीब ठंडक और खुशी दे गया, और मुझे मजा आया, मुझे वो बहुत आनंद आया। मैं जल की और गहराई में उतर गया, और गहराई में जाने से और आनंद आया। खूब छपाक छपाक करके उसमें मैं तैरा, नहाया, चिल्लाया खुशी से। इस प्रकार आप कहीं तक भी अपनी कल्पना को ले जा सकते हो, लेकिन 100 शब्दों तक। 3 टॉपिक है आपके पास, आप अपनी चॉइस, अपनी कल्पना शक्ति, अपनी सामर्थ्य के अनुसार टॉपिक का चयन कर सकते हो। देखिए, मेरी जीप के सामने अचानक शेर आ गया। मैं मजाक में बात करता हूं, मेरी जीप के सामने अचानक शेर आ गया, मैंने उसे कुचल दिया, टक्कर मारी, वो घायल हो गया। मेरी जीप के सामने अचानक शेर आ गया और सामने की जो विंडो थी उसका कांच टूट गया, और उसमें से घुसकर शेर हमें खा गया। तो ये तो सब खैर मजाक की बात थी। आप लिख सकते हैं कि मैं घने जंगल में से हमारी जीप जा रही थी, सफारी जीप जा रही थी, कि अचानक सामने शेर आ गया। तो हमारे ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया और उसने सबको कहा, बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। हमारा सांप सूंघ गया, हमारा हृदय थक थक कर रहा था, हमें पसीने आ गए थे कि अब क्या हो गया, कि अचानक शेर
ने अपने पंजे हमारी खिड़की पर जमा दिए और अपना मुंह उस कांच से रगड़ने लगा। हमें ऐसा लगा कि ये शेर हमें अभी खा जाएगा। हम बहुत डर गए, लेकिन ड्राइवर ने इशारा किया कि बिल्कुल चुप बैठे रहो, एक भी शब्द मुंह से निकाला तो खतरा आपके सामने है। और थोड़ी देर खिलवाड़ करके शेर की कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। कुछ देर इस तरह से खेलकर और वो चला गया, दूर जंगल में विलुप्त हो गया। तब हमारी सांस में सांस आई, जान में जान आई। इस प्रकार की आप अपनी कल्पना से कोई भी बात नहीं। तो ये दोनों कल्पना पर आधारित है, जो बड़ी आसानी से आप लिख सकते हो। हिंदी है, कोई मुश्किल नहीं है। अरे पहली क्लास से लेके और 12वीं क्लास तक 12 वर्षों से आप हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी मीडियम में वो चीजें पढ़ रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, नाटक देख रहे हो, फिल्में देख रहे हो, कितना ज्ञान आपका हो गया है। तो ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, फ्री के नंबर हैं। लेकिन अगला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा सारगर्भित है, उसमें विचार शक्ति की आवश्यकता है। अगर ये कर सको तो क्या बात। देश के प्रति मेरा कर्तव्य यह है। इसमें आप एक बात बता दूं, इसमें जो ये प्रस्तुति है, कोई भी तीनों में से कोई भी एक लिखो, उसमें जो आप कंटेंट पेश करोगे, विषय वस्तु मटेरियल जो आप अपनी कल्पना शक्ति से लिखोगे, उसके हैं 3 अंक। और भाषा आपने कैसी इस्तेमाल की, लच्छेदार की, सरल की, मुहावरेदार की, दिल को छू देने वाली की, और बिना ग्रामेटिक मिस्टेक्स के आपने बिना अशुद्धियों के लिखा, अच्छी राइटिंग में लिखा। ये सब बात लेखक को, उसको चेकर को प्रभावित करेंगी। और 1 अंक इस बात का है, क्योंकि यही तो आपकी रचनात्मकता देखी जाएगी। और 1 अंक ओवरऑल प्रेजेंटेशन का है कि ओवरऑल आपकी प्रस्तुति कैसे रही। तो ये जो टॉपिक है, विषय है देश के प्रति मेरा कर्तव्य, और इसमें तो बहुत बातें ले सकते हो। इसमें लिखने के आपके पास काफी अवसर हैं, जैसे कि आपका कर्तव्य, आप जिम्मेदार नागरिक हो। जिम्मेदारियां जो आपके पास हैं वो आप 12वीं क्लास थोड़ी नहीं होती, आप 17-18 वर्ष के आसपास हो गए हो। आगे आप या तो कॉलेज में चले जाओगे, बहुत जिम्मेवारियां आपके पास आ जाएंगी। किसी डिप्लोमा तो खैर समाप्त हो रहा है नई शिक्षा नीति में, अब किसी भी डिग्री कोर्स में आप दाखिला लोगे, या आपके कंधों पर परिवार का भार भी हो सकता है, या आप कोई नौकरी ढूंढने भी जा सकते हो। तो इसलिए आपको पता ही होना चाहिए कि देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति आपका क्या। तो देश के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, देश के विकास में अपना योगदान देंगे। मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, आप अपने शब्दों में लिखेंगे। देश में शांति पैदा करने के लिए प्रयास करेंगे, अनुशासन में खुद रहेंगे, दूसरों को भी अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित करेंगे, अपने से छोटों को और दोस्तों को। और अपने मताधिकार का उचित प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप में अब इतनी सोच विकसित हो गई होगी कि कौन नेता ईमानदार है, कौन बेईमान है, कोई खर्ची पर्ची का इस्तेमाल करता है, या कोई केवल मेरिटोरियस बच्चों को चुनता है, कौन भ्रष्टाचार करता है, कौन ईमानदार है, किसने अपने कुनबे, अपने परिवारों के घर भरे हैं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बना दिए हैं, और किसका परिवार वैसा का वैसा है, कोई बेईमानी नहीं की है, केवल देश के लिए जिया है, देश के लिए मरेगा। ऐसे नेता को चुनना, खुली आंखों से देखना एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है। और क्या कर्तव्य हो सकता है, प्रदूषण ना फैलाएं, कूड़ा करकट, धूल धुआं, इनसे देश को, समाज को बचाएं, औरों को भी जागरूक करें, कानूनों का पालन करें। कानून को तोड़ना अपनी खुशी नहीं, अपना कर्तव्य समझें। हेलमेट लगा के चलें, 18 साल के हो जाओगे, आपका लाइसेंस बन जाएगा, तो हेलमेट लगा के, लाइसेंस लेके, इंश्योरेंस बनवा के, सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं, फॉर्मेलिटीज नहीं है, ये आपके लिए बनाई गई है। तो किसी प्रकार का कानून ना तोड़ें, उनका पालन करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें। जो कर्तव्य आपको मिलेंगे उनका पालन करो। स्वच्छ खुद रहें, स्वच्छता का ध्यान रहें, इधर उधर कूड़ा ना फेंकें, इधर उधर चीजों को ना फेंकें, सफाई का ध्यान रखें, पर्यावरण की सुरक्षा करें, धूल धुआं आदि ना फैलाएं, पेड़ लगाएं,
पेड़ों को ना काटें, ना कटने दें, पेड़ बचाएं, जल का संरक्षण करें, क्योंकि जंगल कटकर खेत बन गए, खेत कटकर कंक्रीट के जंगल मकान बन गए। तो जंगल तो घटते जा रहे हैं ना, पेड़ घटते जा रहे हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा घटती जा रही है, और विषैली गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि, उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है, और भी दूसरी विषैली गैसें बढ़ती जा रही हैं, और इसके अतिरिक्त धूल, धुआं, इस तरह के पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं, और तो इसलिए जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए जो जल स्रोत अंदर के हैं वो घटते जा रहे हैं, पानी और नीचे जाता जा रहा है, पानी का लेवल कम होता जा रहा है, इसलिए पानी का भयंकर हाहाकार मचने वाला है पानी के लिए, क्योंकि पेड़ अट गए, तालाब अट गए, पेड़ कट गए, इनके जरिए उनकी जड़ों के नीचे से जाता था, या गहरे तालाबों से पानी नीचे जाता था, वो बंद हो गया, पक्की सड़कें, पक्के घर बन गए, अब पानी नीचे तो जा नहीं रहा, बह के जा रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है। तो जल संरक्षण, एक एक बूंद नाजायज खर्च ना हो, इसके प्रति पीड़ा, दूसरों को भी जागरूक करें और खुद भी जागरूक। जल संरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, ये नहीं कि सार्वजनिक संपत्ति है चलो टूट जाए कोई बात नहीं, बसें हैं पत्थर फेंक दो, पार्क है गंदा कर दो, सड़क है तोड़ दो, नहीं, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, और हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय का सम्मान करना, इज्जत करना, ये नहीं कि केवल मेरा धर्म, केवल मेरी जाति, नहीं, सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो कहने का मतलब ये है कि देश के प्रति हमारे इतने कर्तव्य हैं, और भी आप अपने सोच सकते हो कर्तव्य, और इनको आप अपने वाक्य बनाकर अपनी भाषा में इनको कैसे लिखते हो, अब ये आपके ऊपर है, क्योंकि मेन चीज होती है पॉइंट्स, उसके बाद आपकी अपनी शक्ति काम करती है। और इसके बाद मैं अगला प्रश्न नहीं ले रहा हूं, अगले पार्ट में लेंगे, तो इसलिए अब मैं इसको यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद।